रांची में बीजेपी का हेमंत सरकार पर बड़ा प्रहार। कोरोना काल में सरकार के कामकाज को लेकर उठाए सवाल। कहा, हेमंत सरकार ने केंद्र के संसाधनों का नहीं किया इस्तेमाल। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने जनता दरबार में सुनी फरियादियों की फरियाद। अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी। डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। डीजीपी एसके सिंघल को सीएम ने किया तलब। रुपेश हत्या मामले में सीएम ने ली जानकारी। डीजीपी एसके सिंघल ने मीडिया से किए कई सवाल। जमीन खरीद मामले में सांसद निशिकांत की पत्नी अनामिका को कोर्ट से राहत। कोर्ट ने 27 जनवरी तक पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। जमीन खरीद मामले में आरोपी है अनामिका। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां झारखंड के बहुचर्चित मेधा घोटाला मामले पर सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो गया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने हाल ही में इस मामले पर अपनी जांच पूरी कर ली है और जांच में जेपीएससी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के 55 अधिकारियों की नियुक्ति को गलत पाया है। जल्द ही सीबीआई इस मामले में अब चार्जशीट दायर करने जा रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम तीनों दलों ने साफ कर दिया है कि इस मामले में न्यायालय को जो भी फैसला करेगी उसका हम सम्मान करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं, जो भी फैसला होगा वह न्यायालय का फैसला सर्वोपरि माना जाएगा। इधर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि ये घोटाला बीजेपी के शासनकाल में हुआ था और अब बीजेपी कानून का सम्मान करने की बात कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि कांग्रेस जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन्हें कार्य मुक्त होना होगा, भले ही वो वर्तमान में प्रशासन में किसी भी जिम्मेदारी को निभा रहे हों। अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। सरकार के स्तर पर उस पर कोई भी निर्णय या उस पर ये उनका सपोर्ट करने का काम नहीं किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि चीजें जो है वो दूध का दूध पानी की तरह साफ हो और भ्रष्टाचारी जो है अगर किसी ने गलत किया है तो उसका दंड उसको मिले, ताकि एक नजीर पेश हो सके कि आगे भी आने वाले दिनों में इस चीज को विराम लगाया जा सके। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस एकदम जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी और हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। 55 लोग जो चार्जशीट पे जिनका नाम आया है, जिनको चिन्हित किया गया है, तो ये तो सभी बाबूलाल जी के दुलारे लोग थे। उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद जी उनके बहुत निकट के रहे थे। शांति देवी जी, नागेश जी, राकेश प्रसाद जी, इन लोगों ने अपने परिवार को, जो तत्कालीन मंत्री भी थे उनके भाई को, सत्ता के जो विधायक थे उनके भाई को, इस तरह से भाई भतीजा, नौकर चाकर सबको लोगों ने नौकरी देने का काम किया। अब वो चिन्हित हुए हैं तब उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान करती है, न्यायालय का सम्मान करती है और किसी भी हम स्वागत करते हैं इस प्रकार के कानून के रास्ते में हम कभी भी अड़ंगा बनने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारों ने नहीं किया है। हम हमेशा कानून के साथ खड़े, जो निर्णय है आया है आएगा उसका भी हम स्वागत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात पटना की करेंगे, जहां हर मंगलवार को 5 देशरत्न मार्ग में जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज सैकड़ों की संख्या में कई जिलों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलकर अपनी समस्याएं बताई, जहां उप मुख्यमंत्री ने गंभीरता से उनकी फरियाद को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए। मैं कार्यभार संभालने के बाद प्रारंभ किया हूं और इससे बिहार के अलग अलग जिलों से सभी अपने बिहार के लोग आते हैं और अपनी अपनी कठिनाइयों को बतलाते हैं। लेकिन एक बात हमने देखा है कि जो उनकी जो कठिनाइयां हैं वो जिला स्तर का है या प्रखंड स्तर का है, जिसका निदान उस स्तर पर हो जाना चाहिए। या पुलिस से जुड़ा हुआ विषय है तो पुलिस अधीक्षक के स्तर से होना चाहिए, होना भी है।
जहां डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद थे, वहां उनके सामने जहानाबाद जिले से जुड़ा एक मामला पहुंचा। इसके बाद डीजीपी एसके सिंघल को तुरंत फोन लगाया गया और कहा कि जिलों के एसपी आम लोगों की शिकायतें नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में उनको अपनी कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत है। बता दें कि तारकिशोर प्रसाद ने डीजीपी एसके सिंघल को कहा कि आप लोगों से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनने के लिए कम से कम हफ्ते में 2 दिन जिलों के एसपी को बैठना चाहिए। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि रात को गश्त नहीं होने से जिलों में अपराध बढ़ रहे हैं, एसपी खुद रात की गश्ती करें जिससे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सके। और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तलब किया था। मामला रूपेश सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री ने डीजीपी से अपडेट ली और फिर जब सिंघल बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। मीडिया ने पूछा कि रूपेश सिंह हत्याकांड में क्या हुआ। डीजीपी सिंघल बोले, अब तक जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो ये है कि एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। एक और इशू था कि रूपेश के परिवार के लोग ठेकेदारी का काम करते थे। ठेकेदारी में किसी विवाद की बात सामने नहीं आई है। मूल बात यह है कि एयरपोर्ट के पार्किंग विवाद को लेकर हत्या की गई है। वहीं डीजीपी ने यह भी बताया कि पुलिस ने बहुत काम किया है, अब थोड़ा सा काम करना बाकी है जिससे पुलिस का केस स्ट्रांग बन जाए। बहुत जल्द पुलिस इस मामले का उद्भेदन कर लेगी। वहीं एसके सिंघल ने यह कहा कि किसी मर्डर के पीछे कोई उद्देश्य हो सकते हैं। हमने सारी चीजों की छानबीन की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये आई कि एयरपोर्ट पार्किंग को लेकर हत्या की गई है। इसमें कल कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह की कोई विशिष्ट बात सामने नहीं आई है। देखिए, कोई भी जो केस रहता है उस केस के और मर्डर केस के खास तौर से बहुत सारे एंगल रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। तो हमने बहुत अलग अलग एंगल से काम किया है इस केस को लेकर, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इस तरह की अभी कोई और बात सामने नहीं आई है। चलिए बढ़ते आगे, जहां बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए डीएमएफटी फंड को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। बीजेपी विधायक केदार हाजरे ने कहा कि इस सरकार ने केंद्र की योजनाओं का कोई लाभ जनता को ठीक तरह से नहीं दिया। दरअसल बीजेपी विधायक केदार हाजरे ने कहा कि जिलों के विकास के लिए डीएमएफटी फंड का उपयोग कोरोना काल में किया जाना था, पर सरकार इसका उपयोग नहीं कर पाई। इधर डीएमएफटी फंड के खर्च को लेकर जब सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से बात की गई तो उन्होंने इस पर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। उल्टा बीजेपी पर ही निशाना साधते हुए ये कहते हुए नजर आए कि मैंने तो सुना था कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में डीएमएफटी फंड के पैसों को बनारस भेज दिया था, जबकि इन पैसों से जिले का विकास होना था। जो मिनरल से पैसा आता है उस पैसे को भी कोविड-19 में ही खर्च करना था, लेकिन उस पैसे को भी इन्होंने दुरुपयोग किया। उस पैसे का भी इन्होंने कोविड में व्यवस्थित नहीं कर पाया, चाहे वो आइसोलेशन सेंटर में हो, चाहे मरीजों की व्यवस्था करने में हो, नहीं कर पाए। वो अलग अलग राशि है, उसको भाजपा तो सुनते हैं, सुना है, हम जानते नहीं है कि डीएमएफटी का पैसा बनारस भेज दिया खर्च करने के लिए। जो जिलों में खर्चा होना चाहिए था बनारस भेजा गया था, तो उसे क्या कीजिएगा? सुना है, फाइल देखे नहीं है। और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि बीजेपी जिस तरह से सरकार के वाणिज्य कर विभाग पर सवाल उठा रही है ये दुर्भाग्य है, क्योंकि कोरोना काल में देश दुनिया का टैक्स सिस्टम भी फेल हो गया था। कोई भी राज्य टैक्स कलेक्शन को लेकर अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया था। क्या बीजेपी शासित राज्यों में कर वसूलने का लक्ष्य पूरा हुआ है? आगे उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं और कर भी तेजी से वसूला जा रहा है। बीजेपी को कोई भी आरोप लगाने से पहले अच्छी चीजों को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर भी अपना भड़ास निकालते हुए कहा कि बीजेपी आरोप लगाने से पहले ये देख ले कि राज्य का कितना पैसा केंद्र सरकार के पास जीएसटी का बकाया है। इस दिशा में केंद्र क्या कर रही है? बीजेपी ये आरोप लगाने के पहले ये पता करे कि जीएसटी कलेक्शन का काम भारत सरकार का है, कितना कलेक्शन हुआ और कितना हमको हिस्सा दी, राज्य का हिस्सा कितना हुआ। हिस्सा के अलावा फिर कंपनसेशन होता है, मुआवजा होता है, जो भारत सरकार ने कसम खाया है कि हम देंगे हर राज्यों को, वादा किया है। क्या दी?
हम बार बार गुहार करते रहे, भारत सरकार से वो हमको नहीं दी है। अभी कुछ पैसे भेजे हैं, राशि भेजा गया है भारत सरकार से, हम धन्यवाद देंगे, लेकिन अभी भी बकाया हमारा है। तो बीजेपी से पूछिए कि क्या भारत सरकार अपना लक्ष्य पूरा कर पाई है? जो संक्रमण काल हुआ, ये कोरोना का काल, इसमें पूरे दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया में और भारत में अन्य राज्यों के साथ झारखंड में रेवेन्यू कलेक्शन घट गया, कोई कोई क्षेत्र में तो जीरो हो गया। लेकिन नवंबर के बाद स्थिति में सुधार हो रहा है, भारत सरकार में भी सुधार हो रहा है। राज्यों से जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पता लगा लें कि वहां उन राज्यों की वित्तीय स्थिति क्या है। पूरे देश में स्थिति खराब रही और कोई किसी का दोष नहीं है इसमें दोष है कोरोना वायरस, कोरोना संकट का। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानियां कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। एक तरफ बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कल प्रदर्शन किया था। अब इसी राह पर चलते हुए बिहार के नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाली सैकड़ों जीएनएम स्टूडेंट सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बवाल मचाते हुए नारेबाजी की है। आपको बता दें कि इससे पहले सचिवालय के पास से शुरू हुआ नर्सिंग स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन सीएम हाउस पहुंचा, जहां सैकड़ों जीएनएम स्टूडेंट्स ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं उन्हें रोकने पहुंची महिला पुलिस ने जबरन उन्हें गाड़ी में ठूसकर सचिवालय थाना ले गई। और राजधानी पटना में पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। गर्दनी बाग में 2 दिनों से धरना पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। वहीं पुलिस के लाठीचार्ज में कई महिला और पुरुष घायल हो गए। बता दें कि शिक्षक नियोजन को लेकर पूरे बिहार के अभ्यर्थी 2 दिनों से गर्दनी बाग पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। वहीं इस बीच भारी संख्या में पुलिस पहुंची और जबरन धरना खत्म कराना चाहा। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घायल अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि धरना स्थल पर अचानक हुए लाठीचार्ज से अफरा तफरी मच गई। वहीं विरोध कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने जमकर पीटा भी। कुछ अभ्यर्थियों के सिर भी फूट गए, कई के हाथ पैर में चोट भी आई। बता दें कि कड़ाके की ठंड में भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर सैकड़ों नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी डटे हुए थे। वो हर हाल में सरकार से नियोजन को लेकर लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में
संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे रांची का, जहां सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार उग्र नजर आ रही है, जहां एक बार फिर से बीजेपी ने सरकार की नाकामियों को गिनवाया है। बता दें कि जहां कोरोना काल में सरकार के कामकाज को लेकर अब बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस दौरान बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए करारा जवाब दिया है। देखिए इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ बीजेपी इन दिनों लगातार हेमंत सरकार के खिलाफ अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। लगातार सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभियान चला रही है और हेमंत सरकार के नाकामियों को गिनवा रही है। इस कड़ी में बीजेपी ने आज कोरोना काल का जिक्र करते हुए सरकार पर नाकामी का टिकड़ा फोड़ा। बीजेपी के विधायक केदार हाजरा ने कहा है कि कोरोना काल में सरकार पूरी तरह फेल रही। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो 284 करोड़ का विशेष पैकेज दिया था, उसका भी सरकार उपयोग नहीं कर पाई। कोरोना महामारी में इस राज्य की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। भारत सरकार ने जो 284 करोड़ विशेष पैकेज इन्हें जो दिया, और देश के प्रधानमंत्री के ये कहना था कि इसे सेवा भाव के रूप में करना है, लेकिन इस सरकार ने सेवा भाव की बात छोड़ दीजिए, कमाऊ भाव के दृष्टिकोण से उस पैसे का उपयोग किया। इतना ही नहीं, केदार हाजरा ने कोरोना काल में सरकार पीडीएस सिस्टम पूरी तरह फेल रही ऐसा भी कहा और लोग भूखे मरे। सरकार लोगों को पर्याप्त रूप में अनाज भी उपलब्ध नहीं करा पाई, जबकि प्रधानमंत्री ने 9 महीने तक अनाज देने की बात कही थी। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि सरकार ने हर लोग तक अनाज पहुंचाया है। कोरोना काल में एक भी आदमी भूखे नहीं मरा, बीजेपी हमें नहीं सिखाए। सब जानते हैं कि इनके कार्यकाल में कितने पीडीएस दुकानदारों को जेल भेजा गया था, ये सब बीजेपी के लोग थे। भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ स्पेशल पैकेज पूरे राज्यों को दिया था और जो अनाज इन्हें उपलब्ध कराया था, उस अनाज का भी इन्होंने सही रूप से उपयोग नहीं किया कोरोना काल में। जबकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 23 मार्च के बाद से लगातार 9 महीने तक आप किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे, और अनाज गोदाम में सड़ते रहे, लेकिन इन्होंने उसकी जो इनके पीडीएस सिस्टम था उसको इन्होंने दुरुस्त नहीं कर पाया।
इसका परिणाम हुआ कि भूखल घासी जैसे गरीब परिवार, दलित परिवार की इस कोरोना काल में मृत्यु हुआ। एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा। संतोषी भात कह के मर गए। क्यों झूठ बोलते हैं ये? कितना झूठ बोलिएगा राज्य की जनता से? इतना ही बिल्कुल सड़े हैं इनके क्षेत्र में गोदामों ना। दिखाओ, एक भी दिखाओ कहाँ गोदामों में हमारा अनाज सड़ा। एक गोदाम दिखा दो ना तो हम मान जाएंगे आपके। आप तो समझौते करते थे। भाजपा के कई बड़े नेता, 1000 से ज्यादा डीलर के ऊपर में कार्रवाई हुई, FIR हुआ। किन लोगों को इन्होंने डीलर बनाया था? प्रवासी मजदूर को लेकर भी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी। विधायक केदार हाजरा ने कहा कि कोरोना काल में ये गठबंधन वाली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया। इन्होंने कहा था कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देंगे, पर कहां है रोजगार? कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया? हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी हमें आईना न दिखाए कि हमने क्या काम किया है। इस राज्य में कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए और इस राज्य के लिए बेहतर से बेहतर काम किए गए हैं। प्रवासी मजदूर बाहर राज्यों से झारखंड में आए, उन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिए। उनकी कोई व्यवस्था इन्होंने खाने से, रहने से लेकर के न उसके रोजगार के बारे में चिंता इन्होंने किया। नतीजा ये हुआ कि जो प्रवासी मजदूर वापस आए थे और ये कोरोना काल में ये कहा गया था कि जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनका रोजगार का व्यवस्था आप करेंगे, लेकिन हेमंत जी की सरकार उसमें रोजगार देने में भी विफल रहा है कि मीडिया में बने रह के अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। पूरे 9 महीना ये पूरा भाजपा, माय गॉड, बीजेपी के कार्यालय में 6.5 किलो का ताला लगा। कोई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और इसने कोरोना काल में क्या किया इन्होंने? तो कार्यालय का उद्घाटन किया। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन करिएगा कि कोई राजनीतिक दल कोरोना जैसे संकट महामारी में कार्यालय का उद्घाटन कराता हो। ये अगर इनकी उपलब्धियों के सहारे हमें अगर आईना दिखा रहे हैं तो ऊपर वाला ही मालिक है, इनको लानत है। बहरहाल भले ही बीजेपी कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कामकाज को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार अपनी तारीफ कर रही है। पर निश्चित ही ये तहकीकात का विषय है कि कोरोना में अगर केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया तो उससे आम आदमी का कितना भला हुआ? आखिर राज्य सरकार कितने लोगों को रोजगार दी और कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में अंतिम जन तक सरकारी लाभ कितना पहुंचाया गया? यह अब तक का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब बात नालंदा की करेंगे, जहां जिले के वेना थाना क्षेत्र के कमल बिघा गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से गोलियां भी चली। इस दौरान एक गोली बुजुर्ग महिला को लग गई। वहीं जख्मी महिला नागेश्वर पासवान की 60 वर्षीय पत्नी मालू देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं घायल महिला की परिजन रुक्मणी देवी ने बताया कि शाम को मालू देवी मवेशियों को खाना देने के लिए घर से निकली थी। उसी दौरान गांव के ही 2 दबंग आपस में मारपीट करने लगे। देखते ही देखते गोलियां चलने लगी और एक गोली मालू देवी के पैर में आ लगी। वहीं मामले में थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। इनमें से एक के जख्मी होने की सूचना मिली है। और देवघर में जमीन खरीद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 27 जनवरी तक किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा है। वहीं 27 जनवरी को इस मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है। देवघर में जमीन खरीद मामले में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप ये लगाया गया है कि अधिकारियों से मिलीभगत कर इन्होंने राजस्व की हानि की है। इसके खिलाफ अनामिका गौतम ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है, जिस पर पहले भी
कोर्ट में अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अनामिका गौतम के खिलाफ कार्रवाई के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। सांसद निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता आर.एस. मजूमदार ने पक्ष रखा, वहीं राज्य सरकार की ओर से दुष्यंत देव ने अपना पक्ष रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां चंचला मंदिर के सामने स्थित सिद्धू कानू मुर्मू की प्रतिमा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने गंदगी और झूठे पत्तल फेंके हैं, जिस पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसने भी धर्म और आस्था के साथ ये मजाक किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। सभी धर्म और जाति का समान होना चाहिए। मां चंचला को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, सिद्धू कानू मुर्मू त्याग और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूं कि दोषी को अविलंब पकड़ा जाए और उसे दंड दिया जाए। बताओ कि मां चंचला की धरती पर इस तरह का अपमान ये बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते। मां चंचला सबकी है और कुछ शरारती तत्व जो है यहाँ आकर मां चंचला के महोत्सव में सिद्धू कानू जो झारखंड के वीर है, पूरे देश में वीर है सिद्धू कानू, उसके स्टेचू के सामने जूठा फेंक दिया। देखिए आप, ये अपमानित करने का काम किया है कुछ। जमशेदपुर के टोलको में क्षेत्रीय महासभा राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मनाई। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय महासभा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रा सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष लकी सिंह कोल्हान, अध्यक्ष चंद्रकांता सिंह समेत तमाम महिला पुरुष पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं काफी संख्या में महिलाओं को क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज में जोड़ा गया और साथ ही साथ आई कार्ड और प्रमाण पत्र भी दिया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष चंदा सिंह और उपाध्यक्ष लकी सिंह ने कहा कि आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई और संगठन का विस्तार किया गया। रखा गया है जिसमें टेल्को मंडल का विस्तारीकरण है, जिसमें 25 से 30 लोग आज ज्वाइन किए हैं हमारे साथ। और मंडल में जो भी आज घटना हो रहा है उसको एकजुट होकर के हम लोग मिलकर के जितने ज्यादा हमारा संगठन मजबूत बनेगा उतना ज्यादा हम लोगों की मदद कर पाएंगे। और हम अपने क्षत्रिय का ही नहीं, सभी जाति की मदद के लिए हम सब खड़े हुए हैं। इसलिए ये संगठन का विस्तार किया जा रहा है और ये हर जगह जगह पे हो रहा है। आज हम लोग टेल्को में एकत्रित हुए हैं क्षत्रिय समाज की तरफ से आज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।